हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल टाइम। जिन लोगों ने अभी तक स्कूल टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाकर स्कूल टाइम को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी और सेल ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म में, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने थोड़ा और आगे बढ़े। सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जाना। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ा, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस के बारे में पढ़ा। इतनी सारी चीज़ों को हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ लिया। अब हम लोग थर्ड लेक्चर में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म में हैं, प्रोटोप्लाज्म जिनको इंक्लूड किया हुआ है साइटोप्लाज्म के जो अंदर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी बोला जाता है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है वो सिंगल मेम्ब्रेन है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो बहुत कम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मेम्ब्रेन बहुत कम्प्लेक्स है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इसका बहुत ज़्यादा जाल की तरह मेम्ब्रेन है, बिखरा हुआ, छितरा हुआ मेम्ब्रेन जैसे बोल सकते हैं आप लोग, बिखरा हुआ। इसका मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स है, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। बिखरा हुआ, नेटवर्क मतलब बिखरा हुआ। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। एक है ल्यूमिनल, एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब ल्यूमिनल क्या है? ल्यूमिनल है जो, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रहता है, वो इनसाइड ईयर है। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर। बस इसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। आगे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जानेंगे। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आरईआर, एक है एसीआर। चलिए पढ़ते हैं आरईआर के बारे में। आरईआर को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट्स रहते हैं, राइबोसोम इस पर प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम के प्रेजेंस से इसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, जिसके कारण इसको आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब इसका मेन फंक्शन है आरईआर का, वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये द मेन फंक्शन ऑफ आरईआर इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट, एंड एक और फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का भी। आप जानते हैं आरईआर के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। इतना आपको पढ़ना नहीं है क्लास 8 में, सिर्फ थोड़ा जानना है इसके बारे में। आप 9th में जाओगे तो उसमें आपको डीपली पढ़ना है। 9th में और अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा। अब जानते हैं एसीआर क्या है। एसीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप समझ गए होंगे आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आरईआर रफ क्यों है? क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम आरईआर इज रफ। ये स्मूथ क्यों है? स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम का प्रेजेंस नहीं रहता। सिर्फ यही है एसीआर और आरईआर का मतलब। और दोनों का जो हेडलाइंस है, जो दोनों का नेम है, उन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, यही डिफरेंस है कि आरईआर रफ इसलिए है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, एंड एसीआर इसलिए स्मूथ है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब इसका मेन फंक्शन है एसीआर का कि ये लिपिड को सिंथेसिस करता है। इसका मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ एसीआर इज टू सिंथेसाइज लिपिड, एंड एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का। ये हमारे लीवर में होता है, ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाइड करता है। एंड इसका एक और फंक्शन है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स को भी बनाता है। जैसे कि एग्जांपल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये सब स्टेरॉयडल हार्मोन है, इन्हें भी ये बनाता है। अब जानते हैं इसका लोकेशन कहाँ होता है। लोकेशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
वो डेरावेटिव ऑफ RER, इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेरावेटिव होती हैं, RER के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेरावेटिव होती है। अब फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हैं फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। फिर सेकेंड फंक्शन है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, अभी मैंने बताया कि RER है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो यही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम उन दोनों के बारे में नहीं पढ़ रहे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है RER एक है ACR, लेकिन हम लोग फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका ये भी फंक्शन हो जाएगा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, और इसका ये भी फंक्शन हो जाएगा कि ये लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। लिपिड्स का सिंथेसिस कौन करता है, ACR। और अभी मैंने फंक्शन में बताया कि ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और पॉइंट है, जैसे कि ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स को भी बनाता है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। एग्जांपल मैंने दिया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग जानते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। अब गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्जी इन 1898। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्गेनल विच वाज डिस्कवर्ड इन डिटेल। ये पहला ऑर्गेनल था उस टाइम का, ये पहला ऑर्गेनल था जो कि सबसे डिटेल में डिस्कवर किया गया था। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को पता था, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता थी हम सबको देन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनल्स। जितने भी अदर ऑर्गेनल्स थे उनके कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा डिटेल में था उस टाइम, मतलब डिस्कवर हुआ था उस टाइम, हम लोग इसके बारे में सबसे डिटेल में जानते थे देन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनल्स। इसमें नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरिएबल होता है। अब सिस्टर्ने क्या होता है, सिस्टर्ने भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, सिस्टर्ने को भी बताऊंगा। इसमें नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरिएबल होता है। उसके बाद साइज ऑफ सिस्टर्ने इज अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। गोल्जी बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ फेसेस। गोल्जी बॉडी का दो फेसेस होता है, दो टाइप्स का फेसेस होता है, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। एक सिस फेस एक ट्रांस फेस। सिस फेस को कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस भी बोला जाता है और ट्रांस फेस को कॉन्केव या मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। द गोल्जी बॉडी मेनली परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। गोल्जी बॉडी मेनली इसका फंक्शन होता है मटेरियल्स को पैकेज करना। इसका गोल्जी बॉडी का वो मेन फंक्शन होता है मटेरियल्स का पैकेजिंग करना और डिलीवर करना सेल के अंदर और सेल के बाहर। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज टू पैकेज द मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड इनटू द सेल और आउटसाइड द सेल। इसका मेन फंक्शन ये होगा। उसके बाद द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। वो जो दो फेस हैं गोल्जी बॉडी के, सिस एंड ट्रांस फेस, वो दो अलग अलग ऑर्गेनल है, वो मतलब दोनों अलग अलग है, दो डिफरेंट फेस है, बट दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सॉरी मैंने ऑर्गेनल बोल दिया था। वो जो सिस एंड ट्रांस फेस हैं गोल्जी बॉडी के, ये जो ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी, उसके जो सिस एंड ट्रांस फेस है वो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, बट वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं दोनों एक दूसरे से। Materials to be packaged in the form of vesicles from cis and moves toward transphase। मटेरियल्स जितने भी मटेरियल्स रहते हैं वो पैकेज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज्ड होते हैं। वेसिकल्स के फॉर्म में मटेरियल्स रहते हैं वो पैकेज होते हैं फ्रॉम सिस फेस से वो पैकेज होते हैं एंड मूव टुवार्ड्स ट्रांसफेज, और वो टुवार्ड्स ट्रांसफेज की तरफ बढ़ते हैं। दिस एक्सप्लेन्स दैट गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ ER। ये एक्सप्लेन करता है या कि गोल्जी बॉडी एसोसिएट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इन नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम। इसमें
राइबोसोम आपको पता होगा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या है? गोल्जी बॉडी इज द मेन साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी बॉडी एक मेन साइट है, एक मेन प्लेस है जहाँ पर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। इट्स हेल्प्स इन एक्रोसोम सिंथेसिस। एक्रोसोम किसको कहता है? एक्रोसोम स्पर्म को बोलता है, स्पर्म को बोला जाता है। इस ये गोल्जी बॉडी है जो स्पर्म का सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। ये ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल के अंदर से सेल के बाहर में। कौन? गोल्जी बॉडी। इट्स मेनली हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड डिसपैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये मेनली हेल्प करता है पैकेजिंग और डिसपैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स का ये पैकेजिंग और डिसपैकेजिंग में वो हेल्प करता है। इसका मेनली यही फंक्शन है। अब जानते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी से बना है। इट इज़ अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ट्रांसफेस। गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेस से ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि वहाँ से ट्रांसफेस से बना है। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है, सच एज कार्बोहाइड्रेजेज, एमाइलेज, प्रोटीज, लिपीज, न्यूक्लियेजेज, etc और भी बहुत सारे, विच एक्ट्स ऑन एसिडिक pH, जो कि एसिडिक pH पे एक्ट करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल सेल्स। ये जितने भी एनिमल सेल्स हैं, जितने भी एनिमल के सेल्स हैं वो सभी में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन, अब इसके बारे में जानते हैं। फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? लाइसोसोम और कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? आप सोच रहे होंगे सुसाइडल बैग, नाम तो बहुत भयंकर है। क्योंकि बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज और ओल्ड, बिकॉज जब भी सेल डैमेज हो जाता है, जब सेल को इंजरी होती है या वो सेल बहुत पुराना हो जाता है, देन लाइसोसोम क्या करता है? एंजाइम्स को, देन लाइसोसोम क्या करता है कि वो एक मतलब वो फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है, बस्ट कर जाता है ऑन एंड उसका जो उसके अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ही सेल को खुद डाइजेस्ट कर जाते हैं। लाइसोसोम सुसाइडल बैग किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, जब देखता है कि जब जैसे सेल बहुत ओल्ड हो गया या डैमेज हो गया, तो वो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, यानी फट जाता है, और उसके अंदर के जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो जो सेल रहता है उसी को, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। लाइसोसोम और कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बिकॉज दे एक्ट्स एज ए इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये एक इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मतलब एक्ट करता है। दे डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस। ये फॉरेन सब्सटेंस का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ? फॉरेन सब्सटेंस ये नहीं कि विदेश से आया हुआ, अमेरिका से आया हुआ, यहाँ पर ये नहीं। फॉरेन सब्सटेंस मतलब वायरस, बैक्टीरिया। यहाँ पर ये फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस। ये लाइसोसोम है, वो जितने भी बाहर से आए हुए, जिससे बाहर से फ्लू फैलता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया आता है शरीर के अंदर इंटर करता है, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी सेल के अंदर इंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एनिमल सेल्स में नहीं होता है, प्लांट सेल्स में होता है। वैक्यूल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है विच आर प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स। ये प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। जितने भी प्लांट के सेल्स हैं वो इन सभी में वैक्यूल प्रेजेंट होगा।
वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द प्लांट सेल्स। वैक्यूल प्लांट का 90% ऑक्यूपाई कर सकता है। इट कंटेन्स मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये अपने अंदर वैक्यूल वो उन मटेरियल्स को रखता है जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, आयंस, अमीनो एसिड्स, शुगर, हार्मोन्स और भी बहुत सारे। अब एक लेयर है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। आप जानते हैं इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। प्लांट्स में टोनोप्लास्ट है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल। हमें देयर आर मेनली यहाँ पर दो टाइप्स के वैक्यूल होते हैं। एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या? फूड वैक्यूल इट हेल्प्स इन इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। ये क्या करता है? फूड मटेरियल्स को इनगल्फ करता है फूड वैक्यूल। एग्जाम्पल एमोइबा, एग्जाम्पल एमोइबा। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या? इट्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा एमोइबा। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के फंक्शन के बारे में। वैक्यूल आर कॉल्ड एज डस्टबिन ऑफ द सेल। वैक्यूल को सेल का डस्टबिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल के बेस्ट मटेरियल है, जो भी सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो जाकर वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। इट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। कुछ दिन पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे सेल फूलने लगेगा, स्वेल करने लगेगा। एट द लास्ट सेल क्या होगा? बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्यूल प्लांट सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये वैक्यूल है जो वो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सेल का जो टर्जिडिटी है एंड रिजिडिटी उसको भी मेंटेन करता है। इट्स हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन को भी हेल्प करता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द सेल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ये वाटर एंड मिनरल्स का मेंटेन करता है, उनका अमाउंट मेंटेन करता है। जितने भी इस सेल के अंदर ज़रूरत है वाटर एंड मिनरल्स की, उतना अमाउंट को मेंटेन करता है। अब नोट में एक चीज़ बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। जैसे सैप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, ये भी दो टाइप्स के वैक्यूल है। सैप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल आर टाइप्स ऑफ वैक्यूल। लेकिन इनके बारे में पढ़ा नहीं जाता है, मेनली एनसीईआरटी हम लोग को फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में ही बताती है एनसीईआरटी। अब लोग हम पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक ग्रैनुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। राइबोसोम एक ग्रैनुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लाडे इन 1953। ये जॉर्ज प्लाडे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1953 में डिस्कवर किया था राइबोसोम को। इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। राइबोसोम्स आर टू टाइप्स। राइबोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज 70S, सेकेंड इज 80S। अब जानते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और पेप्टाइड का सिंथेसिस करना। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और पेप्टाइड का सिंथेसिस करना। अब राइबोसोम के बहुत सारे निकनेम भी हैं, बहुत सारे नेम भी है। जैसे आपको कभी एग्जाम में राइबोसोम ना आकर
कुछ और आ जाएगा, जैसे प्लाडे पार्टिकल्स। कभी कभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके स्कूल के भी एग्ज़ाम में कभी कभी राइबोसोम्स का नाम ना देकर राइबोसोम्स हटाकर वहाँ पर प्लाडे पार्टिकल्स दे दिया जाएगा। प्लाडे पार्टिकल्स इसलिए क्योंकि जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको प्लाडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। अब जैसे इंजन ऑफ द सेल भी राइबोसोम का निकनेम है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये भी राइबोसोम का निकनेम है, ये भी दिया जा सकता है। हु इज़ द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? राइबोसोम, उसी के बारे में बोल रहा है। अब जानते हैं प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इसका लोकेशन, इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका लोकेशन प्लांट सेल में होता है। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स के प्लास्टिड हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन एक और प्लास्टिड का टाइप है, लेकिन उसके बारे में उतना पढ़ा नहीं जाता है, वो एनसीईआरटी उतना फॉलो नहीं करती है। मेनली 3 टाइप्स के बारे में एनसीईआरटी फॉलो करती है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक और है जिसके बारे में बता देता हूँ, नाम बताता हूँ, जीरोंटोप्लास्टिड। पर इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं, हम लोगों को मात्र 3 टाइप के बारे में पढ़ना। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन रूट्स। ल्यूकोप्लास्ट जनरली रूट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है, पानी की तरह सफ़ेद, पानी के तक कलरलेस है। इट स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स के बेसिस पे यहाँ पर 3 टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट हैं। पहला है इलियोप्लास्टिड, दूसरा है एमाइलोप्लास्टिड, तीसरा है एलियोरोप्लास्टिड। एलियोप्लास्टिड फैट को स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्टिड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एलियोरोप्लास्टिड प्रोटीन को स्टोर करता है। बस इतने ही जानना है हम लोगों को। अब जानते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या है। क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर टू द प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट ये एक पिगमेंट प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ये ग्रीन के सिवा जितने भी कलर हैं, रेड, येलो, जितने भी रंग बिरंगे फूल देखते हैं आप लोग, फूल ले लो, पत्ते ले लो, जितने भी कलर के फूल पत्ते दिखाई देते हैं, ग्रीन को छोड़कर वो जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। द कलर ऑफ टोमेटो इज रेड ड्यू टू लाइकोपिन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जो टोमेटो का कलर रेड होता है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या? क्लोरोप्लास्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल इन लीफ। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ये फ्रूट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इस क्लोरोप्लास्ट का जो मेजॉरिटी है वो मेसोफिल सेल में नज़र आते हैं। आर फाउंड मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से मेजॉरिटी, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो मेजॉरिटी है वो मेसोफिल में, लीफ का मेसोफिल सेल्स में, जो पत्ते होते हैं उसके मेसोफिल सेल्स में आपको मिलेगा। फाउंड इन मेसोफिल सेल्स इन लीफ। Number varies from 1% of the Chlamydomonas or green algae to 20 to 40% in the mesophyll. नंबर इसका वैरी होता है 1% of the Chlamydomonas or green algae to 20 to 40% in mesophyll. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid और even ribbon-shaped. इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसका बहुत सारे शेप है। इसका लेंस शेप्ड है, ओवल शेप है, स्फेरिकल शेप है, डिस्कॉइड शेप है और इवन रिबन शेप भी है। अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन है उसका वो लेस परमिएबल देन कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन।
द स्पेस सराउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ है उस स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें आपको पढ़ना है थाइलाकॉइड्स। पहला थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स क्या है? इन द स्ट्रोमा ए नंबर ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन सैक्स आर प्रेजेंट कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। स्ट्रोमा में एक नंबर ऑफ चपटे चपटे सिक्के की तरह गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, उनको बोला जाता है थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। थाइलाकॉइड्स है वो सिक्के का मतलब एक टावर, मान लो सिक्के का एक टावर तरह खड़ा कर दिया जाता है, उसी को थाइलाकॉइड्स बोला जाता है। आर कॉल्ड, वो जो सिक्के का जो टावर खड़ा कर दिया जाता है उस टावर को बोला जाता है ग्रैनम और द इंट्राग्रैनल थाइलाकॉइड्स। ग्रैनम और द इंट्राग्रैनल थाइलाकॉइड्स। Each chloroplast contain 20 to 100 ग्रैनम। हर एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से लेकर 100 तक ग्रैनम हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू ग्रैनम इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। वो स्ट्रक्चर जो कि दो ग्रैनम को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, उसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमिला। थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग सनलाइट। थाइलाकॉइड्स क्लोरोफिल को कंटेन करता है अपने अंदर, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल कंटेन्स Mg2+ आयंस। क्लोरोफिल Mg2+ आयंस को कंटेन करता है अपने अंदर। अब जानते हैं एंजाइम्स के बारे में। मैं हल्का सा बता देता हूँ। एंजाइम्स, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्लोरोप्लास्ट में ही एंजाइम्स के बारे में बता रहा हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वो एंजाइम्स को अपने अंदर कंटेन करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए। अब जानते हैं राइबोसोम। राइबोसोम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन राइबोसोम के कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, वो मैं बता देता हूँ। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 70S आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। जो राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट के 70S आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। राइबोसोम जो 70S हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो छोटे होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से 80S वाले। इट आल्सो कंटेन RNA इन वेरी फ्यू। ये RNA को भी कंटेन करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंस होता है, तो इसलिए राइबोसोम को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट्स हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इट आल्सो हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये मेनली ये एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के नज़दीक प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। सेंट्रोसोम दो टाइप को कंसिस्ट करता है अपने अंदर, एक है सेंट्रियोल्स, एक है सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रियोल्स क्या? ईच सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स। हर एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स को अपने अंदर कंटेन करता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द आउटर इन्वेलप ऑफ न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं नियर द आउटर, जो न्यूक्लियस का आउटर इन्वेलप है उसके नज़दीक प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रियोल्स। बोथ सेंट्रियोल्स आर बोथ सेंट्रियोल्स आर अलाइंड एट राइट एंगल। जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो अलाइंड रहते हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। व्हेन सेल डिवीजन स्टार्ट्स, द वन सेंट्रियोल स्टार्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अदर सेंट्रियोल। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो एक सेंट्रियोल एक दूसरे की तरफ मूव करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अदर सेंट्रियोल। इट हेल्प्स इन वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, छोटे दूरी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट्स आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला।
सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी को फॉर्म करता है ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल्स आर कंसिस्ट ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स fibrils of tubuli. Centrioles 9 evenly spaced peripheral triplets fibrils of tubulin को consist करता है. The central part of the centrioles is proteinaceous called hub. सॉरी मैंने यहाँ पर खुद लिख दिया था, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रियोल्स का उसे प्रोटीनासेस कहा जाता है कॉल्ड हब विच इज कनेक्टेड टू विथ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, जो कि पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट होता है बाय रेडियल स्पोक के द्वारा मेड अप प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का बना रहता है. आप जानते हैं सेंट्रोस्फेयर क्या? इन साइटोप्लाज्म एक कंसंट्रेटेड और डेंस प्लेस वेयर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर. साइटोप्लाज्म एक कंसंट्रेटेड मतलब डेंस गाढ़ा कंसंट्रेटेड मतलब डेंस जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, डेंस प्लेस है वे सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर. उस जगह के क्या बोला जाता है? सेंट्रोस्फेयर. अब इतने सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद इतने सारे चीज़ें हो गई. अब कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, माइक्रो बॉडीज सबको पता है माइक्रो बॉडीज़ क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ. देयर आर मेनली मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स. देयर आर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स. हम यहाँ पर बहुत सारे मेनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स है. कंटेन वेरियस एंजाइम्स, जो कि बहुत तरह के एंजाइम्स को कंटेन करते हैं डैट आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. माइक्रो बॉडीज आर पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, हाइड्रोजिनोसोम. पेरोक्सिसोम क्या है? इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इट कंटेन्स कैटालेज एंजाइम्स which is concerned with the peroxide metabolism. ये कैटालेज इंजाइम को मतलब अपने अंदर कंटेन करता है. पर कौन? पेरोक्सिसोम which is concerned with peroxide metabolism. In plants, peroxisome occur in cells of green tissue concerned by the photorespiration. Plants में peroxisome cells of green tissue concerned with the photorespiration. Peroxisome are also involved in beta oxidation of fatty acid. Peroxisome are also involved in beta oxidation of fatty acid. Glycooxisome. अब जानते हैं glycooxisome क्या है? It occurs only in plant cell, especially in fatty acid. ये plant cell में मतलब होता है स्पेशली फैटी सीड में. जैसे फैटी सीड क्या होगा? कैस्टर सीड, ग्राउंडनट एटसेट्रा. Glycooxisome are considered as a highly specialized peroxisome. Glycooxisome are considered as a highly specialized peroxisome. Glycoxylate acid cycle takes place in glycooxisome. In this cycle, fat converted into carbohydrate. आप जानते हैं ग्लाइकोसोम के बारे में. ग्लाइकोसोम क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा. ये एक स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम है जो कि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है. ग्लाइकोसोम इतना ही. और फिर हाइड्रोजिनोसोम, इट इज़ फाउंड इन एनाएरोबिक यूकैरियोट्स. हाइड्रोजिनोसोम है जो कि एनाएरोबिक यूकैरियोट्स में है. बस आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही. मैं और लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि फिर बाद में बोरिंग लगने रहती. ये जो जितना मैंने माइक्रो बॉडीज़ में बताया वो एक्स्ट्रा में आपका. आप चाहें तो इससे कुछ नॉलेज ले सकते हैं और बाकी की वीडियो को स्किप कर मत देखिएगा क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा. थोड़ी मैंने सब में एक्स्ट्रा बताया. सेल ऑर्गेनेल में कुछ पॉइंट मैंने खुद से भी ऐड किए, एक्स्ट्रा ऐड किया, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाएगी.
और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर